नमस्कार साथियों, मैं यूपीएससी टीचर सचिन दीक्षित चाणक्य सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, कुछ कारणों के चलते कल मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था, जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। चलिए आइए आगे की सीरीज में आज हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने कांग्रेस की स्थापना तक बता दिया था। आज हमको बताना है कि उदारवादी चरण क्या था। तो जो उदारवादी चरण चला है वो 1885 से 1905 के बीच में माना जाता है। हल्का सा 10 मिनट का हम रिवीजन करेंगे। जैसा हमने देखा था कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध जीत लिया जाता है, 1757 से लेकर के 1813 तक, इस बीच में अंग्रेज भारत को अपने नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं और नियंत्रित कर भी लेते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्षतः नियंत्रण स्थापित करते हैं। यहाँ के राज्यों पे अप्रत्यक्षतः नियंत्रण स्थापित करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित नहीं करते हैं। और वो अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करने का इनका टूल क्या था, उपकरण क्या था, माध्यम क्या था? तो जिसको वो माध्यम बनाते हैं उस माध्यम का नाम था सब्सिडरी अलायंस, अर्थात सहायक संधि। लेकिन मित्रों, 1813 के बाद औद्योगिकरण अपने परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है, इसलिए ब्रिटेन में आवश्यकताएं बदल जाती हैं। जैसे ही वहां पे आवश्यकताएं बदलती हैं तो वैसे ही भारत के अंदर नीतियों को भी परिवर्तित कर दिया जाता है। तो 1813 से लेकर के 1857 तक इनकी जो नीति रही वो यहाँ के राज्यों को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करने की अब नहीं रही। अब यहाँ के राज्यों को डायरेक्ट कंट्रोल में लाने लगे, यानी कि यहाँ के राज्यों पे प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। और इस प्रत्यक्ष नियंत्रण करने के लिए माध्यम क्या अपनाया इन्होंने? तो उस माध्यम का नाम था हड़प नीति, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हड़प नीति, हड़प लिया राज्यों को। हड़प नीति। और इनकी इसी नीति के चलते, यानी कि राज्यों को इनडायरेक्ट नियंत्रण में करना और राज्यों को डायरेक्ट नियंत्रण में करने के चलते यहाँ की जो जनजातियाँ थीं, यहाँ की जो आम जनता थी, यहाँ के जो किसान थे, उनके दिमाग में विद्रोह की भावना बलवती होने लगी। और इसी की परिणति होती है 1857 में जा करके 1857 में महाविद्रोह हो जाता है। महाविद्रोह हो जाता है। क्यों? इनकी अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति और प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति के चलते 1857 में महाविद्रोह हो जाता है। जब 1857 में महाविद्रोह हो जाता है तो अंग्रेजों को सूचना मिलती है कि 1857 जैसा विद्रोह कालांतर में भी हो सकता है, यानी कि आने वाले समय में भी हो सकता है। अब अंग्रेजों को आवश्यकता थी, एक ऐसे सुरक्षा कपाट की आवश्यकता थी, एक ऐसी दीवार की आवश्यकता थी जो उनको विद्रोहियों से बचा सके। तो वो सेफ्टी वॉल्व, यानी कि वो सुरक्षा कपाट जो लेके आते हैं, उस सुरक्षा कपाट का नाम था कांग्रेस। कांग्रेस। तो कांग्रेस में जो शुरुआती नेताओं का चरण रहा वो निरमवादी दल के नेता कहे जाते हैं। अब सवाल ये उठेगा, सर 1885 में जब कांग्रेस का निर्माण हुआ था तो इनके प्रारंभिक चरण के नेता नरमवादी दल के नेता क्यों कहे जाते हैं? वो इसलिए मित्रों कहे जाते हैं क्योंकि वो अंग्रेजों के प्रति प्रेम भाव रखते थे, अंग्रेजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते थे। उनका ये मानना था कि भारत को संचालित करने के लिए अंग्रेजी व्यवस्था का होना बहुत आवश्यक है भारत के अंदर। तो उसके तहत हमने कुछ पॉइंट बनाए हैं। तो हम देखेंगे जो उदारवादी चरण के नेता हैं उनका जो दृष्टिकोण है अंग्रेजों के प्रति, ब्रिटिशों के प्रति जो दृष्टिकोण है वो कैसा था? वफादार दृष्टिकोण था। यानी कि उनका ये मानना था कि अंग्रेज अगर नहीं होंगे तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा, ऐसा उनका मानना था उदारवादी नेताओं का।
अब ये उदारवादी नेता कृतज्ञ क्यों हैं अंग्रेजों के प्रति? कृतज्ञ इसलिए हैं क्योंकि अंग्रेज ही लेकर आए हैं उनको, और जो लेके आया है तो उसके प्रति कृतज्ञता तो प्रकट करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए उदारवादी नेताओं को जो चरण रहा वो चरण 1885 से 1905 के बीच में रहा। इनका क्या कार्य था कि अंग्रेजों का महिमा मंडन करना, अंग्रेजों की नीतियों का महिमा मंडन करना, अंग्रेजों के जो अत्याचार हैं उन पे पर्दा डालना, यानी कि जो नकारात्मक पहलू हैं तो नकारात्मक पहलुओं को भी सकारात्मक करके बताना। ये नरमवादी दल का दृष्टिकोण रहा प्रारंभिक चरण में। लेकिन इनकी नीतियों को देखते देखते उसमें एक ऐसा धड़ा पनपने लगा जो इनकी नीतियों से असहज था, जो इनकी नीतियों को स्वीकार नहीं कर रहा था। वो हम बताएंगे। वो जो धड़ा है वो आता है, वो सक्रिय होता है मेन रूप से 1905 के बाद। ठीक है। तो प्रारंभिक चरण में जो उदारवादी दल के नेता थे उनका एक ही उद्देश्य ब्रिटिशों के प्रति वफादारी दिखाना। ये जो उदारवादी दल के नेता हैं इनका मानना था कि इनके द्वारा जो अपनाए गए तरीके हैं, किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा जो अपनाए गए तरीके हैं वो बहुत अच्छे हैं और यही तरीके रहने चाहिए यहाँ पे। यानी कि उनके तरीकों की आलोचना नहीं करते थे, इनकी बस कुछ आवश्यकताएं थी जो जिनको ये कहते रहते थे हाथ जोड़ के अनुनय विनय करके। और इनका बार बार अनुनय विनय किया जाना ही उग्रवादी दल के नेताओं को पसंद नहीं आया, रास नहीं आया। अब वो इनका आने वाले समय में विरोध भी करना प्रारंभ कर देते हैं। और आगे देखेंगे कि जो उदारवादी दल के नेता हैं, इन उदारवादी दल के नेताओं का लक्ष्य स्वराज पाना नहीं है। यानी कि उदारवादी दल के नेता कभी ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज हमारे हाथ में हमारा शासन दे दें। उदारवादी दल के नेता कभी नहीं चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो जाए। उदारवादी दल के नेता हमेशा से ये चाहते थे कि यहाँ पर शासन अंग्रेजों का ही रहना चाहिए। उनकी कुछ मांगे थी, जैसे उनकी एक मांग थी कि युद्ध में जो अंग्रेज पैसा खर्च कर रहे हैं वो पैसा कम खर्च करें। युद्ध में जो अंग्रेज पैसा खर्च कर रहे हैं वो पैसा कम खर्च करें। और पैसा कम क्यों खर्च करें? क्योंकि जो पैसा खर्च कर रहे हैं अंग्रेज, ये भारत का ही पैसा है। इसलिए थोड़ा इन्होंने विरोध किया। विरोध भी कैसे किया? हाथ जोड़ के, अनुनय विनय करके। खुल्लम खुल्ला विरोध नहीं था इनका। और दूसरा इनका मानना था कि हमको भी प्रशासन में अधिक अधिकार दिए जाएं, यानी कि जो प्रशासन अंग्रेजों के द्वारा चलाया जा रहा है उस प्रशासन में उदारवादी नेताओं को भी थोड़ी बहुत भूमिका दी जाए। तो ऐसा इनका मानना था। तो अंग्रेजों के द्वारा प्रशासन चलाया जा रहा है, इस प्रशासन में उदारवादी दल के नेता अपनी भी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते थे। यानी कि ये कहते थे कि प्रशासन में हमको भी हिस्सेदारी दी जाए, हमको भी अवसर दिया जाए अंग्रेजों के प्रशासन को संचालित करने का, ताकि हम सिद्ध कर सकें कि हम अंग्रेजों के प्रति कितने निष्ठावान हैं। ठीक है। तो इनकी आलोचना भी हुई। इनके बार बार जो प्रशासन में हिस्सा देना, प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करना, अंग्रेजों के सामने आए दिन हाथ जोड़ के खड़े हो जाना, उनसे अनुनय विनय करना। तो जो गर्मवादी दल के नेता थे वो कहने लगे, क्या रोज रोज तुम भीख मांगते रहते हो? जब देखो तुम हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो, भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर आ चुकी है। तो बाल गंगाधर तिलक इसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा देते हैं, कि कहते हैं जो उदारवादी दल के नेता हैं इनकी जो आदत है वो राजनीतिक भिक्षावृत्ति वाली है, मतलब ये भीख मांगते रहते हैं अंग्रेजों से। ऐसा बाल गंगाधर तिलक इन पे आलोचना करते हुए, इनकी निंदा करते हुए, इनकी भर्त्सना करते हुए कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, अगर विश्लेषण किया जाए कि क्या उदारवादी दल के नेता थे, इनका एक ही काम था कि अंग्रेजों से भीख मांगना, अंग्रेजों के सामने अनुनय विनय करना? क्या इनका राष्ट्रवाद में कोई योगदान नहीं था? तो ऐसा बिल्कुल नहीं साथियों। इनका राष्ट्रवाद में प्रारंभिक योगदान अवश्य रहा। हाँ, हम ये मानते हैं कि अंग्रेजों के प्रति इनका झुकाव ज़्यादा था, लेकिन जो अधिकारों के मांगने का इनका तरीका था वो अलग था। हम शुरुआत में देखेंगे कि भारत में जो राष्ट्रवाद आया, भारत में जो राष्ट्रवाद आया, इसमें पहले, इस राष्ट्रवाद में पहले राष्ट्रवाद जो आता है उस राष्ट्रवाद का नाम है आर्थिक राष्ट्रवाद।
आर्थिक राष्ट्रवाद के बाद में आता है राजनीतिक राष्ट्रवाद। राजनीतिक राष्ट्रवाद। अब आप लोग कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि अंग्रेजों के ये चाटुकार थे, अंग्रेजों के ये प्रशंसक थे, अंग्रेजों के सामने अनुनय विनय करते थे, तो राष्ट्रवाद में इनका कैसे योगदान है योगदान। योगदान कैसे कि जो भारत से पैसा निकाल निकाल के अंग्रेज ब्रिटेन को ले जा रहे थे, जो पैसा, जिस पैसे का दुरुपयोग अंग्रेज अब युद्ध लड़ने में कर रहे थे अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, उससे भारत, भाई इनके युद्धों से भारत का क्या कल्याण होने वाला है? कोई कल्याण नहीं। एक तो युद्ध करते हैं अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। इस युद्ध में पैसा खर्च हो रहा है भारत का, सेना जा रही भारत की, संस्कृति अगर हताहत हो रही है तो भारत की, समाज दुष्प्रभावित हो रहा है तो भारत का, तो चारों तरफ से हानि तो भारत की हो रही है। लेकिन लाभ किसे मिल रहा है? अंग्रेजों को। क्यों? उनका साम्राज्य बढ़ेगा तो उस साम्राज्य से एक इनका उपनिवेश बन जाएगा, यानी कि उपनिवेश बन जाएगा तो वो भी एक उनके आर्थिक लाभ का एक जरिया होगा, एक माध्यम होगा। तो दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त जैसे जो शुरुआती नेता हैं, उदारवादी दल के नेता हैं, वो आर्थिक राष्ट्रवाद को लेके आते हैं। यही सर्वप्रथम आवाज उठाते हैं कि अंग्रेज भारत से पैसा ले जा रहे हैं और ब्रिटेन में भर रहे हैं, यानी कि भारत को खोखला करते जा रहे हैं। तो ये लोग एक थ्योरी लेके आते हैं, विशेषकर दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी एक थ्योरी लेके आते हैं जिसका नाम होता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन माने क्या होता है? बहना। वेल्थ मतलब धन, धन का बह जाना, कहां से? भारत से ब्रिटेन की ओर बह के चले जाना। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी लेके आते हैं कि भारत का जो वेल्थ है, जो पैसा है, ये अंग्रेजों के द्वारा बहा करके ब्रिटेन ले जाया जा रहा है और भारत को खोखला किया जा रहा है पूरी तरह से। तो ये ऐसे शुरुआती उठाते रहते, लेकिन अंग्रेजों के प्रति कृतज्ञ थे। इनका ये मानना था, दादा भाई नौरोजी का ये मानना था कि ब्रिटेन के जो अंग्रेज हैं वो अच्छे हैं, जो भारत में अंग्रेज हैं ये गंदे हैं। इनका ऐसा मानना था अगर भारतीय अंग्रेजों की शिकायत ब्रिटिश अंग्रेजों से की जाए तो वो लोग फटकारेंगे इन्हें, भारतीय अंग्रेजों को, और ये लोग शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन शायद ये नहीं समझ रहे हैं कि दोनों क्या हैं? चोर चोर मौसेरे भाई हैं दोनों, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। शायद ये भूल गए थे कि भारत में जो भी नीतियां चल रही हैं वो ब्रिटेन से ही बन के आ रही हैं, ब्रिटेन से ही आदेशित और निर्देशित हो रही हैं, और उन्हीं आदेशित और निर्देशित नीतियों को भारत के अंदर जो अंग्रेज हैं वो लागू कर रहे हैं। और जैसे कि एक इनकी पुस्तक है, उसका नाम जैसा देखेंगे हम मित्रों, उनका इस पुस्तक का नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पावर्टी, भारत में पावर्टी का मतलब होता है गरीबी। भारत में गरीबी है, क्यों? क्योंकि जो भारत में जो रूल है वो अन ब्रिटिश है, यानी कि भारत के अंदर जो ब्रिटिश, जो अंग्रेज रूल कर रहे हैं वो अंग्रेजों की तरह रूल नहीं कर रहे हैं। अगर वो ब्रिटिशों वाले अंग्रेजों की तरह रूल करें तो भारत में शायद गरीबी ना रह जाए। जैसे कि इनकी इस वाक्य से पता चला, द पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि जो भारत में गरीबी है वो उनके अन ब्रिटिश के कारण, यानी कि वो ब्रिटिश वाला व्यवहार नहीं कर रहे हैं। कैसा व्यवहार कर रहे हैं? अन ब्रिटिश, गैर अंग्रेजों वाला, गैर अंग्रेजों वाला व्यवहार कर रहे हैं। कहाँ? इन इंडिया, भारत में। अगर वो अंग्रेजों वाला करें तो शायद गरीबी ना रहे। ऐसा कौन मान रहा? दादा भाई नौरोजी मान रहे हैं। इनको ब्रिटेन के अंग्रेज अच्छे लग रहे हैं, भारत के अंग्रेज गंदे लग रहे हैं, जबकि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जैसा कि इनके इस वाक्य से पता चल रहा होगा। और ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी लेके आया ये भी। अब सवाल ये उठता है मित्रों कि क्या केवल राष्ट्रवादियों का ही, यानी कि उदारवादी दल के नेता, राष्ट्रवादी जो नरमवादी दल के नेता, क्या केवल इन्हीं का योगदान रहा राष्ट्रवाद में? बिल्कुल भी नहीं मित्रों। भारत के अंदर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में कई साहित्यकारों का भी योगदान रहा, कलाकारों का भी योगदान रहा, कवियों का योगदान रहा, सबका मिलाजुला योगदान रहा। तो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी लिखी, इन्हें जो ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा,
कि भारत का जो वेल्थ है वो यहाँ से निष्कासित होकर ब्रिटेन जा रहा है। ये कौन कह रहे हैं? दादा भाई नौरोजी कह रहे हैं और रमेश चंद्र दत्त कह रहे हैं, आरसी दत्त कह रहे हैं। लेकिन मित्रों एक चीज ध्यान रखना, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी हालांकि इनकी है, ये लेके ये बता रहे हैं कि भारत से सब धन का निष्कासन हो रहा। क्या हो रहा है? ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या हुआ? ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसका मतलब हुआ धन का निष्कासन। धन का निष्कासन यानी कि भारत से धन निष्कासित हो करके ब्रिटेन जा रहा है। लेकिन मित्रों एक चीज ध्यान रखना, धन के निष्कासन की थ्योरी केवल इन्हीं लोगों ने नहीं दी, और भी हमारे कई साहित्यकार ऐसे थे जिन्होंने अलग अलग माध्यमों से ड्रेन ऑफ वेल्थ की आलोचना की है, भर्त्सना की है। जैसे कि एक साहित्यकार है, बहुत मजे हुए साहित्यकार, जिनका नाम है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। उन्होंने भी भारत से धन के निष्कासन की खूब भर्त्सना की है, खूब आलोचना की है, और अपने स्तर से भारत से निष्कासित होने वाले धन यानी कि भारत से बाहर जाने वाले धन को भारतीयों के सामने अपने साहित्य के माध्यम से रखा। अर्थात भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपने साहित्य के माध्यम से धन के निष्कासन को भारत के समस्त जनता के सामने रखने का प्रयास किया। और भारत से होने वाले धन के निष्कासन को भारतीय जनता के सामने रखने का प्रयास कैसे किया भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने? तो साहित्य के माध्यम से। अब आप सर कहेंगे कि सर आप ये क्या बात कर रहे हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र कहाँ से आ गए? अभी तो आप उदारवादी दल के नेता पढ़ा रहे हैं। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी अभी आपने बताया इनकी है, मतलब भारत से धन निकल करके जो ब्रिटेन जा रहा है वो तो इन्होंने ही बताया है, और उसके बाद आर्थिक राष्ट्रवाद यही लेके आए। तो ऐसा नहीं है मित्रों, बहुत ऐसे भारत का एक बहुत बड़ा ऐसा धड़ा है जिसने धन के निष्कासन के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन पता नहीं किस कारण से उनको इतिहास में जगह नहीं मिल पाई। शायद ये वामपंथ का प्रभाव है, जिसके कारण उनके राष्ट्र में योगदान को बहुत निम्न करके आंका गया। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे हम बताना चाहेंगे आपको, जैसे कि भारत दुर्दशा एक पुस्तक है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में कैसे बताते हैं जरा देखना। भारतेंद्र हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा, देखिए अब ये साहित्य के माध्यम से भारत से धन का जो निष्कासन हो रहा है उससे भारतीयों को कैसे अवगत करवा रहे हैं, वो साहित्य के माध्यम से करा रहे हैं। जैसे कि देखिएगा, ये देखिए लिखा है, रोहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। कि अंग्रेजों के द्वारा जो भारत की दुर्दशा कर दी गई है ये अब हमसे देखी नहीं जा रही है, इसलिए हे भारतीयों और आओ एक दूसरे के गले मिल करके रो, हो सकता है इससे हमारा थोड़ा दर्द कम हो जाए। देख रहे हो इनकी जो मार्मिकता, देख रहे हो उनकी भावनात्मकता, देख रहे हो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। और आइए आगे दिखाते हैं। जैसे कि देखिए धन के निष्कासन का एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण देती है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, ये उसी समय का। औरंग राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। ख्वारी का मतलब होता है दुख, कि अंग्रेजों के द्वारा जो भारत का धन है वो सब विदेश चला जा रहा है, भारत को खोखला किए दे रहे हैं अंग्रेज। देख रहे हो, तो कई साहित्यकारों ने भी आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, लेकिन उनको पता नहीं क्यों जगह नहीं मिल पाई इतिहास में। ये बड़ा चिंतित करने वाला विषय है। और भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं, जैसे कि और देखेंगे, और भी देखिए, जैसे भय अंध पंगु सब दीनहीन बिल खाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। यानी कि भारत की दशा अंग्रेजों ने दीनहीन अवस्था में लाके खड़ी कर दी है, भारतीयों को पंगु बना दिया है, विकलांग बना दिया है। अब ये दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही है। ये कौन कह रहे हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र कह रहे हैं, और बड़े दुखी मन से कह रहे हैं। बहुत हो गए, जैसे ये हो गए मैथिली शरण गुप्त हो गए, बाबा नागार्जुन हो गए, इन्होंने खूब आर्थिक राष्ट्रवाद पे खूब लिखा है, लेकिन पता नहीं इनको कोई जगह क्यों नहीं मिल पाई।
जैसे कि इनका जो पहला अंक है, भारत दुर्दशा का जो पहला अंक है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, अगर पहला अंक देखेंगे तो तुमको आर्थिक राष्ट्रवाद समझ में आएगा। अब देखिए ये हमें बता चुके, रोहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई, भारत के लोगों आ जाओ सब लोग मिलकर के रो लो, भारत की जो दुर्दशा है अब हमसे देखी नहीं जा रही। क्या ये आर्थिक राष्ट्रवाद नहीं है? क्या भारतेंद्र हरिश्चंद्र लोगों को ये बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि अंग्रेज भारत से पूरा का पूरा धन लेके जा रहे हैं ब्रिटेन? क्या ये भारत के राष्ट्रवाद को बढ़ाने का प्रयत्न भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा नहीं किया जा रहा है? क्या आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा नहीं किया जा रहा है? तो आर्थिक राष्ट्रवाद इनके द्वारा भी बढ़ाया गया। और क्या कहते हैं कि ये दिखाते हैं कि अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं। अंग्रेज क्या कर रहे हैं? अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं और कुछ भारत के ऐसे काहिल लोग हैं जो ये सब चीज़ें देख रहे हैं और बदले में अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, अंग्रेजों की प्रशंसा कर रहे हैं, अंग्रेजों के दुष्कर्मों को, गलत नीतियों पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं और कुतर्क कर रहे हैं। कुतर्क के माध्यम से अंग्रेजों को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, न्यायोचित ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान समय में भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि चाटुकारिता करने वालों की संख्या भारत में अभी भी बहुत ज्यादा है। अभी भी कहते मिल जाएंगे, अंग्रेज नहीं होते तो भारत के अंदर ये नहीं होता, अंग्रेज नहीं होते तो भारत में वो नहीं होता, अंग्रेज नहीं होते भारत में जाति प्रथा नहीं खत्म होती, अंग्रेज नहीं आते भारत में विकास नहीं आता। तो ऐसा कहने वालों की संख्या की कमी भारत के अंदर नहीं है, बहुत ज्यादा है। और शायद ऐसी कुछ धड़ा ऐसा है जो अंग्रेजों को भगवान बना करके बैठे हुए हैं। देखिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र का एक दर्द इन्हीं लोगों के लिए है। देखो क्या है, मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, ऐ मेरे फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा। ये दर्द है इनका, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। ये कहना चाह रहे हैं हमारी धरती हमारा वतन खाक में मिल जाए, लेकिन इन चाटुकारों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि इन्हें व्यक्तिगत लाभ तो इनके हो ही रहे हैं ना, इनको तो राजनीतिक और आर्थिक लाभ हो ही रहा है ना। वतन बिकता है तो बिक जाए, अर्थव्यवस्था बर्बाद होती है तो बर्बाद हो जाए, इनको क्या इससे लेना? इनको तो बस कमियां निकालने से मतलब है। तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र का दर्द है। और देखिए एक गजल भी है, देखो सुनाते हैं जरा। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। ये क्या है? ये आलोचना कर रहे हैं, ये कमेंट कर रहे हैं, ये व्यंग कर रहे हैं उन लोगों पे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो लोग बैठे हुए हैं अंग्रेजों के द्वारा भारत का जो विनाश किया जा रहा है उसे चुपचाप देख रहे हैं। वही कह रहे हैं दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा। क्या करोगे हाथ पैर हिला करके? बैठे रहो निकम्मों की तरह। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। कि बैठे बैठे मर जाओ लेकिन राष्ट्र के काम मत आ जाना भूल के भी। तो ये दर्द है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है राष्ट्र के कल्याण में, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में। तो इस प्रकार से भारत के अलग अलग वर्गों ने, अलग अलग समुदायों ने, सभी ने भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में अपना अपने स्तर से योगदान दिया है। मित्रों ये IAS का अनसॉल्व्ड पेपर है, इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया है 2021 में। क्वेश्चन क्या है? नरमपंथियों की भूमिका ने, नरमपंथी मतलब कौन? यही उदारवादी लोग। नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया? ये क्वेश्चन है, जरा देखिएगा कैसे तैयार किया। क्वेश्चन है नरमपंथियों की भूमिका ने, किसकी भूमिका ने? नरमपंथियों की। नरमपंथियों की भूमिका ने स्वतंत्रता आंदोलन का आधार कैसे तैयार किया? यानी कि आधार तैयार किया किसका? स्वतंत्रता आंदोलन का। कैसे बताना है? तो कैसे तैयार किया तुमको मित्रों हमने बताया, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया।
भले ही अंग्रेजों के तरफ इनका झुकाव ज़्यादा था, लेकिन कम से कम आर्थिक राष्ट्रवाद की नींव तो इन्होंने ही डाली। इन्होंने ही भारत की जनता को बताया कि कैसे अंग्रेज भारत से धन की उगाही करके ले जा रहे हैं, कैसे अंग्रेज भारत के धन की लूट कर रहे हैं, कैसे अंग्रेजों ने भारत को एक बाजार बना दिया, कैसे अंग्रेज भारत से कच्चा माल निकाल कर ब्रिटेन लेके जा रहे हैं। तो आर्थिक राष्ट्रवाद की जो भूमिका है वो तो इन्होंने तैयार की ना। इसे हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक राष्ट्रवाद कौन लेके आया, तो प्रारंभिक राष्ट्रवाद दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त और इन जैसे नेता लेकर के आते हैं। प्रारंभिक राष्ट्रवाद, कौन सा राष्ट्रवाद? प्रारंभिक राष्ट्रवाद। प्रारंभिक राष्ट्रवाद। और प्रारंभिक राष्ट्रवाद क्या था मित्रों? प्रारंभिक राष्ट्रवाद था जिसको कहा जाता है आर्थिक राष्ट्रवाद। यानी कि अर्थ के बारे में बताया कि अंग्रेज कैसे भारत के अर्थ का निष्कासन कर रहे हैं, भारत के अर्थ का दोहन करके ब्रिटेन लेके जा रहे हैं। अंग्रेज कैसे भारत के अर्थ का, अर्थ मतलब धन, अंग्रेज कैसे भारत के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, कैसे अंग्रेज भारत को धीरे 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 खोखला करते हुए चले जा रहे हैं। तो आर्थिक राष्ट्रवाद की जो नींव तैयार की वो किसने तैयार की मित्रों? वो तैयार की इन उदारवादी नेताओं ने, दादा भाई नौरोजी और रमेश चंद्र दत्त जैसे नेताओं ने, उदारवादी नेताओं ने। और इसी आर्थिक राष्ट्रवाद से आगे चल के कालांतर में राजनीतिक राष्ट्रवाद आता है। राजनीतिक राष्ट्रवाद आता है। राजनीतिक राष्ट्रवाद में मांग करने वालों में कौन आगे थे? सबसे उनमें आगे थे गरम पंथ के नेता, उग्रवादी पंथ के नेता या उग्रवादी दल के नेता। तभी तो 1906 में बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि हमको हमारा स्वराज चाहिए और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेके ही रहूंगा, और ये स्वराज किसी की बपौती नहीं है। समझ पा रहे हो मित्रों? इसीलिए जो गरम उग्रवादी दल के नेता हैं वो कहते हैं हमें बहिष्कार करना है। किसका बहिष्कार? अंग्रेजों की नीतियों का बहिष्कार, अंग्रेजों के उत्पादों का बहिष्कार, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार। और हमें क्या अपनाना है? स्वदेशी अपनाना है। यानी कि अपने भारत का बना हुआ उत्पाद ही हमें अपनाना है। यानी कि कहीं ना कहीं ये भारत के द्वितीय क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। ये नरमवादी दल के नेता क्या कर रहे हैं? नरमवादी दल के नेताओं ने जब कहा कि बहिष्कार, यानी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है और स्वदेशी चीजें अपनानी है, तो जैसे स्वदेशी नाम लेते हैं इसका मतलब द्वितीय क्षेत्र को ये बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। द्वितीय क्षेत्र ये कौन सा है क्षेत्र? द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र। अब विनिर्माण क्षेत्र ही क्यों ये द्वितीय क्षेत्र को बढ़ावा देना चाह रहे हैं? तो द्वितीय क्षेत्र को इसलिए बढ़ावा देना चाह रहे हैं मित्रों कि द्वितीय क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जो भारत की लाखों लाख लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखता है। भारत के लाखों लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखता है द्वितीय क्षेत्र। इसीलिए स्वदेशी की बात की उग्रवादी दल के नेताओं ने। तो मुझे लगता है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो इसको आप लोग शेयर कीजिए ताकि दूर दराज गाँव में बैठे हुए वो बच्चे भी IAS देखने के सपने देख पाएँ। तो इसलिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।